सबसे पहले मैं निर्मला जी को कंटिन्यूस 9वीं बार पार्लियामेंट में बजट पेश करने के लिए अभिनंदन देता हूं। आज का बजट किसान लक्ष्य, महिला लक्ष्य, युवा लक्ष्य, तटीय प्रदेश और ट्राइबल क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए और उनका विकास को सुनिश्चित करने का बजट है। इस बजट युवा शक्ति को उड़ान देने वाला बजट है। इसलिए ही निर्मला जी ने इस बजट की शुरुआत में ही कहा कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में जो देश के युवाओं ने विकसित भारत के लिए सुझाव दिए हैं, इस सुझाव को इस बजट में समाहित करा गया। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, देश में कोच, अच्छे कोच का निर्माण से लेके देश में स्पोर्ट्स में लीग कल्चर डेवलप करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बताई गई है, जिसको खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से एक डेकेड में पूरी करी जाएगी। मैं निर्मला जी को अभिनंदन देता हूं। देश के युवाओं का रोजगार के लिए भी इस बजट में सुनिश्चितता की गई है। इस बजट में देश स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए स्पोर्ट्स डिजाइन, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च और उसको बढ़ावा देने के लिए भी उल्लेख करा गया है, जो आने वाले दिनों में देश में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी कि स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू। खास क्या है इस बजट के शुरुआत में ही निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में देश के युवाओं ने विकसित भारत के लिए जो सुझाव रखा, इस सुझाव को शामिल करके विकसित भारत का बजट युवा शक्ति को उड़ान देने वाला बजट है। इस बजट में युवाओं के रोजगारी को सुनिश्चित करने के लिए बात कही गई है। इस बजट खेलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया मिशन के द्वारा देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स लीग कल्चर, स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, इस सब को लेके एक खेलो इंडिया मिशन के द्वारा आने वाले दिनों में देश में अच्छी और लॉन्ग टाइम के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात भी कही गई है। इस बजट में एक विशेष तौर पर देश में स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रहा है। आने वाले दिनों में निर्मला जी ने इस बजट के द्वारा अनाउंसमेंट करा है कि देश को स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए, और इस हब बनाने के लिए स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च, डिजाइन में रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोत्साहन जैसी कई योजना के द्वारा आने वाले दिनों में देश में स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने बजट भाषण से पूर्व जिस तरह से कहा था कि 2014 से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट लक्ष्य, एक सुनिश्चित लक्ष्य को लेकर के सरकार काम कर रही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और बजट दर बजट हम एक एक पायदान आगे बढ़ते हुए उसके करीब जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि पिछले इतने वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है। इस बार के बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन 3 विषयों का प्रमुखता के साथ में 3 पिलर्स का उल्लेख किया, उसमें हमारे आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज करना, सर्वसमावेशी विकास, सबको साथ लेकर के विकसित करना, इन विषयों को प्रमुखता और प्रधानता दी है।
माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पर्यटन और संस्कृति दोनों के क्षेत्रों में विशेष घोषणाएं और उल्लेख अपने बजट पाठ में किया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के लिए एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम देश प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसमें 15 ऐसे सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्व के स्थान जहां इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो दक्षिण में सुदूर आदिचनल्लूर से लेकर के दिल्ली के पास राखी गढ़ी तक, ऐसी सारी साइट्स को हम विकसित कर सकें और उनको एक एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में विकसित करें, इसकी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म सेक्टर में 10,000 हम अपने गाइड्स की फोर्स को क्रिएट कर सकें, उनके ट्रेनिंग का एक विशेष व्यवस्था का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी साइंस के ऊपर जो एनसीएनसीटी कमिटी है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रूप में अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव उन्होंने किया। इसके साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत में हम बुद्धिस्ट ट्रेल और वहां के टेम्पल्स को विकसित करने के लिए एक नई स्कीम लेकर के आए। माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन इसके लिए भी करना चाहता हूं कि उन्होंने नेचर ट्रेल्स, हिमालयन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, स्टार ग्रेजिंग, इन सब के लिए भी एक नई परियोजना की घोषणा उन्होंने की है। और मैं ये मानता हूं कि कुल मिलाकर के टूरिज्म को और संस्कृति को केवल मात्र जो है वो एक विभाग ने देखते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह से ये अभिवृद्धि करने वाले कारक बन सकते हैं और उसके साथ साथ में युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका का अदा ये दोनों सेक्टर कर सकते हैं, इसको पहचानते हुए इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बल दिया। तो विपक्ष लेकिन कह रहा है कि ये दिशाहीन बजट है। क्या कहेंगे आप सब उनके? 15 साल से दिशा सुनिश्चित है, अब तो 2014 से लेकर के दिशा सुनिश्चित है। हम एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें बहुत प्राथमिकता देना चाहिए, ये है हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और उस पे वित्त मंत्री के बजट में मेरे ख्याल से काफी कुछ है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट्स है, मरीन एक्सपोर्ट, वो इंडस्ट्री को टैक्स फ्री इंसेंटिव्स देंगे, जो इनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये इंडस्ट्री डेवलप हो सके। तो इसी तरह टेक्सटाइल्स, लेदर, इसमें भी इंसेंटिव्स हैं। हमारे जैसे कि लोकल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए रेयर अर्थ्स जो कॉरिडोर्स हैं, 4 कॉरिडोर्स जो कि उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में बन रहे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमारा डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर है। हमें कुछ भी रेयर अर्थ्स की जरूरत है हमारे इंडस्ट्री में तो दूसरे देश से लेना पड़ता है, और ये कभी देते हैं कभी देते नहीं है। हमें अपना कैपेसिटी जो है, भारत में सभी रेयर अर्थ्स हैं, हमें अपना कैपेसिटी डेवलप करने की बहुत जरूरत है और ये बजट में है। इसके अलावा 3 केमिकल पार्क्स भी हैं, मेगा टूरिज्म हब्स हैं, रीजनल टूरिज्म हब्स, मेगा टेक्सटाइल हब्स भी हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, इस पे बहुत जोर दे रहे हैं बजट पे, और हमारे जो इंटरनल कैपेसिटीज हैं ये हम डेवलप कर रहे हैं, और बजट से जो समर्थन मिल रहा है ये पूरी तरह हम देख सकते हैं। आज का यह यूनियन बजट मैं मानता हूं कि सही मायने में ऐतिहासिक और फ्यूचरिस्टिक दोनों बजट हैं। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश विकसित भारत के लिए तैयार हो रहा है, तो इसको ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड करने वाला बजट यह यूनियन बजट है। हमारे निर्मला सीतारमण जी ने आज गरीबों, मध्यम वर्गीय, किसान, महिला, बच्चों और युवाओं सब के लिए आज के बजट में अपनी बात रखी है, और उसके साथ साथ वैश्विक पटल पे हमारा देश कैसे, जो ऑरेंज इकोनॉमी हो या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें भी हम कैसे हमारा स्थान ज्यादा मजबूत कर सके, उस प्रकार का आज का यह बजट पेश किया गया है। लेकिन ऑपोजिशन तो इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई कह रहा है बोरिंग है, कोई कह रहा है इसमें कोई अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ना तो फार्मर्स के लिए कुछ इंडिविजुअली बताया गया है, ना सारे वर्गों को इसमें जोड़ा गया है।
देखिए, आज के बजट में अगर आप देखेंगे तो फार्मर्स के लिए भी कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, कोऑपरेटिव्स के लिए भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं और उसमें भी अगर पर्टिकुलर बिजनेस के कोऑपरेटिव्स में अगर वह किसान जुड़ेंगे तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा फायदा हो और उस प्रकार की भी कई सारी योजनाएं इसमें रखी गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से जब पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर आए हैं, तब आगे जाकर भी उनको ज्यादा इंक्लूसिव हेल्थ, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के वो सहभागी बने, उसके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। जो विपक्ष बोल रहा है, मैं मानता हूं कि आधी से ज्यादा बजट की बातें तो विपक्ष को अभी तक समझ में भी नहीं आई होगी। अभी वो अपने थिंक टैंक्स पे जाएंगे और देश विरोधी एजेंडा इसमें क्या फैलाना है उसके लिए वो बात करेंगे। एक विकसित भारत के लिए जो रिफॉर्म एक्सप्रेस मोदी जी का जो चला है, उसका एक बहुत बड़ा आज हम लोगों को बजट में देखने को मिला है। और मैं मानता हूं कि आज का बजट कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, बिल्कुल विकास और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक प्रदर्शित हमारा वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं बहुत खुश हूं। और एक एक पैकेज जो अनाउंस हुआ, जो इस्टेब्लिश हुआ, वो तो कहना ही नहीं है। अब कितना मैं काउंटिंग करूं, जो पूर्वोदय के लिए जो किया है और जितना एक्सप्रेस हाईवेज का घोषणा हुआ है, बुद्धिस्ट सर्किट का जो हुआ है, माइनॉरिटीज के लिए तो इतना बड़ा घोषणा हुआ। मैं अभी सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी मैं बैठने वाला हूं, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का इतना अच्छा बजट आया और जितना गैप फंडिंग होना है सब मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। एक मंत्री होने के हिसाब से भी मैं बहुत खुश हूं। उससे मैं ज्यादा खुश एक मैं नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस बजट से मैं बहुत ही उत्साहित हूं। सर, नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष पैकेज इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए कई अनाउंस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, जैसे मैंने कहा, बुद्धिस्ट सर्किट से कनेक्टिविटी और हर दृष्टि से, तो एक दृष्टि से पूरा भारत के लिए तो किया ही किया है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत बड़ा फोकस मिला है इस बजट में। विपक्ष कह रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं ये सारा आम आदमी के लिए ही है। विपक्ष अपने आप को आम आदमी नहीं समझते हैं, वो बहुत ही विशेष लोग अपने आप को मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ये बजट का सारा जो प्रावधान है ये आम आदमी के लिए ही तो है। देश में जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उनके लिए तो है। अब इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इस्तेमाल कौन करेगा? ये विपक्ष वाला क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? 11 सालों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, वो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस और तेजी से आगे बढ़ेगा, तो फायदा तो ये विपक्ष के लोगों को भी होगा। ये क्या वो भारतीय नहीं है क्या? वो दुखी क्यों है? मेरा सिर्फ विपक्ष के साथियों को एक चीज कहना है, अच्छा बजट का स्वागत कीजिए, राजनीतिक करके इसमें पानी फेरने का काम मत कीजिए। देश खुश है, आज भारत के बजट को दुनिया देखता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज का बजट को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो राजनीतिक सोच के साथ करता है। अदरवाइज इस बजट को आप आलोचना करने का कोई जगह ही नहीं रखा है। आपने देखा है कोई राजनीतिक बात करके कोई इधर उधर का बात नहीं किया, बिल्कुल ग्रोथ, विकास पे फोकस था। Union budget is pretty disappointing. We expect there will be a big ticket reforms, visionary announcement, but that's seriously lacking. Generally, state like Tamil Nadu will not have any mention in the union budget, but thanks to the election, we got 3 mention, but nothing substantiate about it. When last budget has been tabled in the parliament, it was look like a Bihar assembly budget. But this time, actually, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, state, those mostly opposition states going for an election, but not a
very good mentions about our state. Not many big schemes for any of the ruling, the election going states. That actually it's very clear that actually BJP thinks they will not win these elections, so they don't want to put any money into our pocket. And there is a mention of the rare earth mineral corridor in Tamil Nadu and Kerala, Andhra Pradesh and Odisha. That is very deeply concerning to us. We do not want the BJP-friendly corporate come and loot our minerals. That we will resist at any cost. Overall, there is a rising unemployment. There is a rupees falling well beyond the current Prime Minister age. But there is a price rise. There are a lot of economical distress. MSMEs struggling. But despite that, we couldn't see any big ticket reforms. That's very disappointing. Market has crashed to 2,000 points. How do you see? Yeah, obviously this kind of budget, we can't expect market to perform very well. Market will crash. Shortly in Tamil. See, இது வந்து ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை தான் இந்த முறை நிதிநிலை ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க. வேலைவாய்ப்பின்மை இருக்கு, விலைவாசி உயர்வு இருக்கு, ரூபாய்க்கு டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு வந்து இப்ப பிரதம மந்திரி ஏஜை விட கடந்து ரொம்ப போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு பொருளாதார மந்த நிலை இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இதிலிருந்து மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெவல்யூஷனரி, ஒரு புரட்சிகரமான, ஒரு தொலைநோக்கு சிந்தனை உள்ள பட்ஜெட் எதுவும் இல்ல. மன்மோகன் சிங் அவர்கள் சமர்ப்பித்த மாதிரி, ப. சிதம்பரம் அவர்கள் சமர்ப்பித்த மாதிரி பட்ஜெட் இல்லைங்கிறது வருத்தத்துக்குரியது. குறிப்பா வந்து கடந்த முறை பட்ஜெட் சமர்ப்பித்தப்ப பீகார் மாநிலம் எலெக்ஷனுக்கு போச்சு. அப்ப பார்த்தா வந்து இது யூனியன் பட்ஜெட்டா இல்ல பீகாருடைய மாநில பட்ஜெட்டாங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால், கேரளா மாதிரி ஒரு மேஜர் அப்போசிஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து எலெக்ஷன் போகுது. ஆனா இங்க வந்து பெரிய இது இல்ல. வழக்கமா தமிழ்நாடுங்கிற பேரையே சொல்ல மாட்டாங்க. இப்ப 3 முறை பேரை மட்டும் சொல்லிருக்காங்க. பட் அதனால எங்களுக்கு கூட பெனிஃபிட் கிடையாது. அதனால பிஜேபி வந்து தேர்தலுக்கு முன்னே இந்த மாநிலங்களை நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம்ங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்கிறதா இந்த பட்ஜெட் வந்து உணர்த்துது. அது உண்மையும் கூட. அதே மாதிரி இயற்கை வளங்களுக்கான ஒரு காரிடார் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், கேரளா, ஒடிசால. அந்த மாதிரி இயற்கை வள கொள்ளைகள்ல பிஜேபிக்கு நண்பர்களா இருக்கிற கார்பரேட்டுகள் ஈடுபட வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி இயற்கை வள கொள்ளை எதுவும் நாங்க அனுமதிக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி திட்டங்கள் எதையும் நாங்க கேட்கல. நன்றி. चुनाव सरकार ये कह रही है कि इसमें तमाम बातें की गई, एमएसएमईज के लिए जो बात की गई, कई नए रेलवे कॉरिडोर्स, कई नए वाटरवेज जो है इसमें थोथा चना बाजे घना। एक भी बता दीजिए जो वाटरवेज का एक भी कॉरिडोर पहला जो है बनाया गया था, वाटरवेज का जो चैनल प्रयागराज से लेकर हुगली तक, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं है। प्रयागराज से आज भी कोई भी, मैं कहूंगा, जलवाहक नहीं जा रहे जो कि कलकत्ता तक माल ले जा सके। तो मैं क्या, इसकी घोषणा पता नहीं कब से हुई, लेकिन जमीन पर आज भी ये कहीं पर मूर्त रूप ये दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी की तरह सरकार घोषणा तो कर देती है, उसके बाद उस घोषणा का अता पता नहीं रहता। ये दिशाहीन बजट है, जो कि किसान विरोधी बजट है, और मैं कहूंगा नौजवानों के कल्याण करने वाला भी बजट नहीं है, और देश की भलाई के बारे में कोई भी रोड मैप, देश को विकसित कैसे करना है 2047 तक, उसका कोई रोड मैप होता, कोई उसकी आधारशिला होती, कोई एक व्यवस्था होती, लेकिन वो नदारद, ये खाली बजट दिया गया उन राज्यों को जहां पर चुनाव होने वाले हैं। ये देश का बजट न होकर ये चुनावी बजट है, और वो भी उन राज्यों का बजट है जहां पर, तो वोट की चिंता अगर सरकार करेगी तो देश का कल्याण और भला नहीं होने वाला। देश को एक रूप में लेना है, उन राज्यों को भी चिंता करनी है, और जो बड़े भूभाग हैं जिसकी आज चर्चा भी नहीं की गई, हम तो चाहते थे कि प्रयागराज में रिफाइनरी जो 1986 में जिसकी 96 में जिसकी आधारशिला रखी गई, वहां पर एम्स दिया जाता। आज प्रयागराज में बीमार हो जाइए तो कहीं जाने की जगह नहीं है। तो इसलिए सरकार ने इन सब चीजों को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, और देश के एक बड़े भूभाग, भूमंडल को साथ नाइंसाफी की, और कहीं न कहीं सरकार ये समझ नहीं पा रही कि देश का विकास कैसे होगा, क्या इनका रोल मॉडल क्या होगा, और जो आम आदमी है उसकी बचत लगातार कम होती चली जा रही है। मेरा मानना है पूंजीपतियों की दौलत बढ़ती चली जा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मध्यम वर्ग के आदमी पर लगातार EMI की चोट से आम आदमी परेशान है, उसकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए, किसानों की दर्द को कैसे समझा जाए, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। लटबात हुआ एक तरीके से, मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है 2000 पॉइंट, यही तो हम कह रहे हैं कि निराश कर रहा है। खाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है विपक्ष आलोचना के लिए आलोचना नहीं,
ये कहीं न कहीं संकेत है। मैं तो कहूंगा ये जो संकेत है, इस संकेत को समझिए, क्योंकि इतना इस बजट में कुछ भी नहीं था। बड़ा ही उबाऊ और नीरस भाषण था। ऊर्जा नदारत थी वित्त मंत्री के भाषण में। तो ये ऊर्जा विहीन जो भाषण है, कहीं न कहीं देश को दिशा देने में ये सक्षम नहीं है। और इसकी पुष्टि कहीं न कहीं और जो संकेत मिलते हैं, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो संकेत दे रहा है कि कितना ये बजट जो है देश को गर्त में ले जाने वाला। आज लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया इस बजट के माध्यम से, जो कि मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे सरकार इसमें सुधार करेगी। धन्यवाद।